क्योंकि ठंडा होगा थोड़ा सा बस। या चलो, गुड इवनिंग सबको। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है माउंटबेटन प्लान। और ये माउंटबेटन प्लान को पढ़ने से पहले जो है हम लोग थोड़ा सा बैकअप होंगे, पीछे पृष्ठभूमि को देखेंगे कि आखिर इस प्लान की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ये क्या है। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है और हम लोगों ने जो सबसे ज़्यादा पीछे नहीं ले जाऊंगा, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोगों ने देखा था कैबिनेट मिशन, देखा था, और कैबिनेट मिशन के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा। और कैबिनेट मिशन को पढ़ाने से पहले जो है उसके क्या प्रावधान थे, बेसिकली जो है मैंने 3 उद्देश्य बताए थे कैबिनेट मिशन के। पहला उद्देश्य क्या था कि पहला उद्देश्य कैबिनेट मिशन का क्या था कि भारत से संवैधानिक गतिरोध को दूर करना, यही था। और ये क्लियर है संवैधानिक गतिरोध क्या है। यानी एक तरफ कांग्रेस क्या कह रही है कि भैया आप हमें क्या कर दें, स्वतंत्र कर दें, और भारत में क्या कर दें, अंतरिम सरकार का गठन, जब तक कि भारत को चलाने के लिए कोई उसके लिए क्या हो, वैकल्पिक व्यवस्था ना हो जाए। दूसरा क्या था, मुस्लिम लीग क्या कह रही थी कि आप जो है हमारे लिए एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान क्या कर दें, बना दें। और इन्हीं बातों को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। और इसी विवाद को क्या नाम दिया गया, संवैधानिक गतिरोध। ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या था इसका कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन, क्लियर है। और तीसरा जो इसका उद्देश्य है, अंतरिम सरकार की स्थापना, अंतरिम सरकार की स्थापना। और मैंने बताया था कि अंतरिम सरकार का मतलब है कि जिस देश में कोई संविधान वगैरह नहीं है और जब तक उसको चलाने के लिए कोई संविधान तैयार ना हो जाए, तब तक उसके शासन को चलाने के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था होगी, उसी वैकल्पिक व्यवस्था को क्या कहा जाएगा, अंतरिम सरकार। और हमने देखा कि विशेष करके इन 2 पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो 389 संविधान सभा की सीटें निर्धारित की गई, क्लियर है सबको, है ना। क्योंकि तत्कालीन समय में भारत की जनसंख्या कितनी है, 38 करोड़ 90 लाख के आसपास। और इस 38 करोड़ 90 लाख के आसपास की जनसंख्या पर जो है 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व दिया गया। और इस आधार पर जो है संविधान सभा के लिए कुल कितनी, 389। और इन 389 में से हम लोगों ने देखा था कि 296 जो है कहाँ से आएंगे, 11 ब्रिटिश प्रांत और 4 कमिश्नरी क्षेत्र, और 93 जो है कहाँ से आएंगे, देसी रियासत से। यहाँ भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 11 ब्रिटिश प्रांत हैं और कमिश्नरी क्षेत्र हैं, यहाँ से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब कि जनता सीधे निर्वाचन में भाग नहीं लेगी, बल्कि 11 प्रांतों में जो प्रांतीय सरकार है, उन प्रांतीय सरकारों के जो क्या हैं, प्रतिनिधि चुनकर गए हैं, उन प्रतिनिधियों द्वारा क्या किया जाएगा, संविधान सभा के सदस्यों के लिए मतदान किया जाएगा। तो ये निर्वाचन कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष। और जो 93 जो है देसी रियासतों के लिए सीट निर्धारित हैं, तो देसी रियासत के जो शासक हैं उनके द्वारा क्या किए जाएंगे, मनोनीत। तो मैंने बताया था इससे पहले कि जो हमारे संविधान सभा का जो गठन हुआ वो कैसे हुआ, आंशिक अप्रत्यक्ष मतदान और आंशिक मनोनयन। ठीक है। फिर उसके बाद से अंतरिम सरकार, तो ये भी क्लियर हो गया था कि जब जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव होता है तो बहुमत में कौन है, कांग्रेस है, 212 है ना। और 73 सीट किसके पास हैं, मुस्लिम लीग के पास है। इसका मतलब कि जिसके पास बहुमत है, अंतरिम सरकार में भी बहुमत किसके पास होगा, उसी के पास। और जो संविधान बनने वाला है उस पर भी प्रभाव किसका होगा, कांग्रेस का होगा। और हम लोगों ने देखा कि कैबिनेट मिशन को पहले तो क्या किया, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को
पहले मुस्लिम लीग ने क्या कहा, स्वीकारा, बाद में क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। उसने क्या किया, अंतरिम सरकार में भी शामिल होने से क्या कर दिया, मना कर दिया। बाद में वो अंतरिम सरकार में शामिल भी हुई तो उसका शामिल होने से पहले उसने क्या कर दिया है, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में, और जैसे ही इसने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया वैसे ही कलकत्ता से सांप्रदायिक दंगे क्या हो गए, प्रारंभ हो गए, और धीरे धीरे वो सांप्रदायिक दंगा जो है विकराल रूप धारण करते हुए पूरे भारत में क्या हो गया, फैल गया। यानी कुल मिला के ऐसी परिस्थितियां बन गई कि जहां पर क्या है, मुस्लिम लीग पाकिस्तान नामक राष्ट्र पाने के लिए सांप्रदायिक दंगे के माध्यम से किसी भी हद तक जाने के लिए क्या हो गई, तैयार। यानी इस समय भारत की जो परिस्थिति है वो सामान्य नहीं है। पूरा भारत जो है किस में जल रहा है, सांप्रदायिक दंगे में जल रहा है। क्या किस में जल रहा है, सांप्रदायिक। और इन्हीं परिस्थितियों में इंग्लैंड के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं, कौन है, क्लीमेंट एटली। कौन है, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के हैं। क्लीमेंट एटली द्वारा 20 फरवरी 1947 को घोषणा की जाती है। उसी घोषणा को हम क्या कहते हैं, क्लीमेंट एटली की घोषणा। इस घोषणा की अगर हम बात देखें तो इसमें 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक पहली चीज़ क्या देखने को मिलेगी कि इस घोषणा में स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत को अब क्या कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। क्या, भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। भारत को क्या कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ क्या, कब तक स्वतंत्र किया जाएगा, ये बात भी इसमें बता दी गई है। उसने दूसरी बात क्या कही कि स्वतंत्रता कब तक, 30 जून 1948 तक स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन कैसे, इतना लंबा समय उसने क्यों दिया, इतना लंबा समय इसलिए दिया कि जो ये सांप्रदायिक दंगे चल रहे हैं, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो संवैधानिक गतिरोध चल रहा है, अगर ये संवैधानिक गतिरोध 30 जून 1948 से पहले ये दूर नहीं करते हैं तो ये अपने हिसाब से स्वतंत्रता देंगे कि किस तरीके से स्वतंत्रता देना है। या अभी तो क्या कह रहे हैं कि भैया हमें सत्ता हस्तांतरित कर दो, ये क्या हमें पाकिस्तान दे दो। लेकिन इसने ये डेट जो निर्धारित की, इसका तात्पर्य ये है कि 20 फरवरी 1947 से लेकर 30 जून 1948 के बीच अगर मुस्लिम लीग और कांग्रेस अपने सभी गतिरोध को दूर नहीं करती है तो इसके बाद हम स्वतंत्रता तो देंगे, लेकिन वो स्वतंत्रता देने का तरीका क्या होगा, वो हमारा होगा। हमारा का मतलब अंग्रेज़ों का होगा। वो अपने अनुसार स्वतंत्रता देंगे। क्या करेंगे, अपने अनुसार स्वतंत्रता देंगे। और तीसरी बड़ी बात, अगर गतिरोध किसके बीच में है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, अगर गतिरोध दूर नहीं करते हैं तो ब्रिटिश अपने हिसाब से या अपने तरीके से स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। और चौथी जो सबसे बड़ी बात, मार्च 1947 में लॉर्ड वेवेल की जगह, इस समय कौन है, लॉर्ड वेवेल की, क्योंकि लॉर्ड वेवेल जो है तत्कालीन परिस्थितियों को संभालने में क्या हो गया, असफल हो गया। सांप्रदायिक दंगे क्या हो चुके हैं, चरम पे पहुंच चुके हैं। तो लॉर्ड वेवेल की जगह कहा जाता है कि भारत में जो अब वायसराय बन के जाएगा, कौन जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। यानी कि 20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा भारत की परिस्थितियों को देखते हुए ये घोषणा की गई कि जून 1948 तक, 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। और ये स्वतंत्रता किस तरीके से प्रदान की जाएगी, अगर मुस्लिम लीग और कांग्रेस
अपना गतिरोध दूर कर लेते हैं तब तो ठीक है, अगर गतिरोध दूर नहीं करते हैं तो अंग्रेज अपने हिसाब से स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, अपने तरीके से प्रदान करेंगे। और भारत में अब जो है लॉर्ड वेवेल की जगह भारत में नया वायसराय कौन होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। और इसी घोषणा को क्या कहा जाता है? क्लीमेंट एटली की घोषणा। क्या कहा जाता है? क्लीमेंट। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न बना के पूछेगा बेटा कि क्लीमेंट एटली ने भारत को कब तक स्वतंत्र करने की घोषणा की थी? 30 जून 1948 तक। ये वर्ड आप ध्यान में रखेंगे, ये अपने ऑप्शन में ध्यान में रखेंगे। अब इसी घोषणा के तहत जो है, इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना किसी को, यहाँ लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो यहाँ से देखते हैं। मार्च 1947 में माउंटबेटन जो है क्या बन के आते हैं? वायसराय। क्या बन के आते हैं? वायसराय। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन जो है वेवेल की जगह क्या बनकर आते हैं? वायसराय बनकर आते हैं। और यहाँ पे 2-3 चीज़ें आप वायसराय के बारे में समझ लो। लॉर्ड माउंटबेटन तत्कालीन समय में बहुत प्रभावशाली अधिकारी था, ठीक है, और ये भारत का क्या है? अंतिमवां और 34वां वायसराय था। क्रम आप ध्यान में रखेंगे। क्यों? पहला कौन है? बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। और इसके बाद से ये कौन है? आज इस क्रम में जब आ रहा है तो कौन सा? 34वां वायसराय या गवर्नर जनरल था। इसके बाद भारत क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। तो स्वतंत्र भारत का क्या होगा? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। और इसके बाद कौन? सी राजगोपालचारी बनेंगे। तो सी राजगोपालचारी क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। तो जब ये आया तो ऐसे ही नहीं चला आया। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में है ना। तो इससे पहले जो भी गवर्नर जनरल या वायसराय भारत से जाता था और वहाँ से नई नियुक्ति होती थी, तो जिस जहाज़ से वायसराय जाता था या गवर्नर जनरल तो लंदन पहुँच जाता था, तो उसी जहाज़ से जो नियुक्त होता था वो आता था। क्या होता था? आता था। लेकिन जब लॉर्ड माउंटबेटन की वायसराय के रूप में नियुक्ति हुई तो लॉर्ड वेवेल इंग्लैंड नहीं गया, वो कहाँ रहा? भारत में ही रहा। लॉर्ड माउंटबेटन ने उसके रोक रखा था कि आप भारत में रुको। कहाँ रुको? भारत में रुको, क्योंकि मुझे आपसे वार्ता करनी है। भारत की जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से आप ही समझा सकते हो और कोई नहीं समझा सकता। यानी इस समय भारत में निवर्तमान वायसराय और वर्तमान वायसराय दोनों हैं। निवर्तमान का मतलब कौन हो गया? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लॉर्ड वेवेल की बात कर रहा हूँ। और वर्तमान की मतलब जो नया नियुक्त हो गया है कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। और जब यहाँ पहुँचा लॉर्ड माउंटबेटन तो उसका स्वागत किसने किया? वेवेल ने किया। किसने किया? वेवेल ने। तो पहली चीज़ तो बेटा आप ये ध्यान में रखोगे कि भारत में जब 34वां वायसराय बनकर लॉर्ड माउंटबेटन आया तो उसका स्वागत किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड वेवेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड वेवेल के द्वारा। दूसरी चीज़ आप यहाँ समझ लो, अभी तक जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय का क्रम हमने देखा है, सब भारत में किस लिए आए हैं? भारत पर शासन करने के लिए आए हैं। आए हैं कि नहीं? लेकिन ये भारत किस लिए आ रहा है? सत्ता हस्तांतरण के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? सत्ता। बात समझ में आ रही? किसके लिए आ रहा है? ये सत्ता हस्तांतरण के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? सत्ता हस्तांतरण के लिए आ रहा है कि सत्ता किस तरीके से भारतीयों को सौंपना है, इसका समाधान खोजने के लिए इसको भेजा जा रहा है। ठीक है। तीसरी बड़ी बात अगर देखा जाए तो जब वेवेल भारत आया तो वेवेल को ये बहुत अच्छे तरीके से मालूम था कि इस समय भारत की स्थितियां क्या हैं? बड़ी नाजुक हैं। भारत जो है भीषण सांप्रदायिक दंगे की आग में क्या है? जल रहा है। और इन परिस्थितियों में बार बार निर्णय लेने के लिए मुझे अगर लंदन की संसद तक जाना पड़ा और वहाँ पे वार्ता करना पड़ा तो भारत के कार्य में क्या होगा? बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए इसने यहाँ आने से पहले क्लीमेंट एटली से इस बात की अनुमति ले ली कि कुछ मुझे विशेषाधिकार दिए जाएं ताकि मुझे बार बार लंदन ना आना पड़े, बार बार वहाँ की संसद की अनुमति ना लेनी पड़े। तो कुछ विशेष अधिकार देकर इसको भेजे गए थे, क्योंकि अब लॉर्ड माउंटबेटन को क्या देकर भेजे गए थे? कुछ विशेष अधिकार देकर भेजे गए थे।
और इससे पहले हमने देखा था कि अभी चुनाव हुआ तो चुनाव से पहले सरकार किसकी थी? चर्चिल की थी, कंजर्वेटिव पार्टी की थी। लेकिन 1945 में जब आम चुनाव हुए, हाउस ऑफ कॉमन्स के जब चुनाव हुए, तो वहाँ पर चर्चिल की पार्टी क्या हो गई? बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी। उससे ज़्यादा बहुमत किसने प्राप्त किया? लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री कौन बना? क्लीमेंट एटली। लेकिन जिस तरीके से भारत में 2 सदन हैं आज, यानी कि आपका लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरीके से वहाँ भी 2 सदन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। और अभी भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किसका? कंजर्वेटिव पार्टी का बहुमत था और विपक्ष में कौन बैठा हुआ था? चर्चिल। और चर्चिल का नज़रिया भारत के प्रति बिल्कुल क्या था? रूढ़िवादी था। उसकी अपेक्षा लेबर पार्टी का नज़रिया कुछ क्या था? उदार। तो लॉर्ड माउंटबेटन को ये बात अच्छे से मालूम थी कि अगर मैं चाहता हूँ सत्ता हस्तांतरण के लिए जो भी निर्णय लूँगा और उसको मैं अगर यहाँ की संसद में पारित कराऊँगा तो हाउस ऑफ कॉमन्स से तो आसानी से पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स में कौन है? लेबर पार्टी। लेकिन अभी भी लॉर्ड्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है उच्च सदन में किसका बहुमत है? कंजर्वेटिव पार्टी का, है कि नहीं? तो वहाँ पर चर्चिल क्या करेगा? विधेयक को अटका देगा और भारत को इन परिस्थितियों में स्वतंत्रता मिलने में और भी समय लग सकती है। और इस समय भारत की परिस्थितियाँ कैसी बनी हुई हैं कि यहाँ पर हर हाल में जल्दी से किसी निष्कर्ष पे पहुँचना है, क्योंकि पूरा भारत जो है सांप्रदायिक दंगे की आग में क्या है? जल रहा है। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत आने से पहले चर्चिल से वार्ता करके आया था और चर्चिल को क्या करा लिया था? राजी करा लिया था कि सत्ता हस्तांतरण के लिए जिस भी निर्णय पर हम पहुंचेंगे आप उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्या करेंगे? पारित कराने में अपना सहयोग करेंगे। तो यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि लॉर्ड माउंटबेटन साधारण व्यक्ति नहीं था, बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था, परिस्थितियों का बड़ा अच्छा पारखी था। तो भारत आने से पहले उसने पूरा सत्ता हस्तांतरण का क्या कर लिया था? खाका बना लिया था। कहाँ कहाँ अड़चनें आनी हैं उन सबको दूर करने का उसने क्या कर लिया था? प्रयास कर लिया था। ठीक है। अब जब वो जब वो मार्च 1947 में भारत आता है तो भारत आने के बाद सबसे पहला काम क्या करता है कि सभी राजनीतिक दल और उन राजनीतिक दलों के प्रभावशाली लोगों से क्या करता है? वार्ता। और वार्ता के क्रम में ये सबसे पहले किससे बात करता है? नेहरू से बात करता है। किससे बात करता है? नेहरू से। उसके बाद किससे बात करता है? गांधी से बात करता है। चारों क्रम ध्यान में रखना बेटा, यहाँ से प्रश्न आया हुआ। माउंटबेटन जब भारत आएंगे सबसे पहले किससे बात करेंगे? ये पीसीएस में पूछा है, नेहरू से। उसके बाद किससे बात करेंगे? गांधी जी से बात करेंगे। उसके बाद किससे बात करेंगे? पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसके बाद किससे बात करेंगे? मोहम्मद अली जिन्ना। इसके अतिरिक्त अन्य नेताओं से भी ये क्या करते? वार्ता करते हैं। और वार्ता करने के बाद इस बात पे ये बात इनको समझ में आ जाती है कि अब विभाजन के सिवा कोई रास्ता नहीं है, किसी भी तरीके से मुस्लिम लीग को नहीं मनाया जा सकता। किसे? मुस्लिम। और इन सांप्रदायिक दंगों की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि अब मुस्लिम लीग क्या, कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग कहने लगे हैं कि विभाजन हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता के सबसे बड़े जो हैं वो प्रबल समर्थक थे, लेकिन अब वो भी विभाजन के लिए तैयार है। क्यों तैयार हैं? क्योंकि उनका कहना था कि अगर हाथ का एक अंगूठा सड़ जाए तो उसको काट के निकाल देना ही सही है, नहीं तो धीरे धीरे वो जहर क्या है? पूरे भारत में पूरे शरीर में फैल जाएगा। किस में फैल जाएगा? शरीर में। तो उनको लगा कि जो परिस्थितियां बनी हैं वो किसके कारण बनी है? मुस्लिम लीग की, पाकिस्तान की मांग के कारण। अगर हम इसको हटा देते हैं तो अभी भी भारत को इस सांप्रदायिक दंगे से क्या किया जा सकता है? बचाया जा सकता है। और आखिरकार सबसे वार्ता करने के पश्चात, विचार विमर्श करने के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन जो है 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत करते हैं। किसकी? भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत करते हैं। और इसी योजना को क्या कहा जाता है? माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउंटबेटन प्लान। तो आपसे यहाँ पूछेगा कि माउंटबेटन योजना को लॉर्ड माउंटबेटन ने कब प्रस्तुत किया था? 3 जून 1947 को। अब दूसरी चीज़ और जान लो, ये जो भारत विभाजन योजना है, माउंटबेटन प्लान है, यहाँ पे बेटा अभी आईएएस में भी एक बार प्रश्न पूछा था, तब हम लोगों को नहीं मालूम था। तो इस योजना को डिकी बर्ड योजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिकी बर्ड योजना।
क्या कहते हैं? डिकी बर्ड योजना भी कहते हैं। आपसे पूछ रही है, IAS का प्रश्न है, PCS में ही पूछ चुका है कि डिकी बर्ड योजना क्या है। तो भारत विभाजन के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को जो योजना प्रस्तुत की उसी को क्या कहते हैं? डिकी बर्ड योजना। अब कह रहे हो सर ये डिकी बर्ड सर कहाँ से पकड़ गए? तो डिकी बर्ड जो है ये माउंटबेटन का निक नेम था। क्या नाम था? उसका निक नेम था। जैसे हमारे अंकुर का नाम हमने निक नेम रख दिया क्या? रोनाल्डो। तो उसी तरीके से जो है ये किसका? लॉर्ड माउंटबेटन का क्या नाम था? निक नेम था। इसलिए इसके इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? डिकी बर्ड योजना। इसको बिल्कुल कंठस्थ रखेंगे। फिर ये योजना बेटा कब जो है प्रस्तुत कर रहा है? 3 जून। कब प्रस्तुत कर रहा है? 3 जून। तो इसको 3 जून योजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 जून योजना भी कहते हैं। कई बार पूछेगा 3 जून योजना क्या है, प्रश्न घुमा देगा, इसी प्रश्न को यहीं घुमा देगा, कहेगा 3 जून योजना क्या है। तो भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन द्वारा जो योजना प्रस्तुत की गई है वो कै तारीख को की गई? 3 जून। इसलिए इसे क्या कहते हैं? 3 जून योजना भी कहते हैं। तीसरी चीज़ इसको आपको ध्यान में रखना होगा, पहला तो इसे हम क्या कहते हैं? डिकी बर्ड योजना। दूसरा क्या है? 3 जून योजना। एक तो ऑलरेडी इसके नाम पे ही है माउंटबेटन योजना। और चौथा जो है इसके कारण जो है भारत से टूटकर कौन बनने वाला है? एक नया राष्ट्र बन रहा है, पाकिस्तान बनने वाला है। और ये कब बन रहा है? जब हमारे मन और विचार नहीं मिल रहे हैं, तभी तो हमसे अलग हो रहे हैं। हो रहा है कि नहीं? इसलिए इस योजना को मन बाटन योजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मन बाटन योजना भी कहा जाता है। तो कई नाम से इस योजना को जाना जाता है। तो आपको ये पहले ध्यान में रखना होगा कि माउंटबेटन योजना को जो है डिकी बर्ड योजना के नाम से, माउंटबेटन योजना को जो है 3 जून योजना के नाम से, माउंटबेटन योजना को जो है मन बाटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। और इस योजना की जो सबसे प्रमुख बातें हैं, तो पहली प्रमुख बात यह है कि किस तरीके से भारत का विभाजन किया जाएगा, उसी का खाका जो है इस योजना में क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। तो पहले तो ये कहा गया कि जो आपका यही है ना? तो ये वाला यहाँ पे कौन है आपका? पंजाब है। ये तत्कालीन समय में पूरा पंजाब प्रांत हुआ करता था। ये क्या हुआ करता था? बलूचिस्तान सिंध प्रांत ही वाला हिस्सा हुआ करता था। और ये वाला हिस्सा जो है आपका क्या था? पूर्वी बंगाल। इसमें और भी चीज़ें हैं, पूर्वोत्तर भारत, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसी यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो स्पेशली इसमें यह कहा गया कि जो मुस्लिम बाहुल्य, मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य वाले जो प्रांत हैं, उन प्रांतों में विशेषकर कौन? पंजाब और बंगाल प्रांत के जो प्रतिनिधि हैं, क्या प्रांतीय विधानमंडल के प्रतिनिधि हैं, तो उनकी अलग अलग क्या होगी? बैठक होगी। अलग अलग बैठक का मतलब जो पंजाब प्रांत है, तो पंजाब प्रांत के जो प्रतिनिधि हैं तो उसमें मुस्लिम प्रतिनिधियों की अलग बैठक होगी और हिंदू प्रतिनिधियों की क्या होगी? अलग बैठक होगी। और उनसे पूछा जाएगा कि आप विभाजन चाहते हो कि यही चाहते। अगर कोई भी एक व्यक्ति विभाजन की मांग कर, एक दल का मतलब मुस्लिम लीग या जो अन्य दल का बैठक, उसमें से अगर कोई भी विभाजन की मांग करता है तो विभाजन क्या होगा? कर दिया जाएगा। इसी तरीके से जो आपका बंगाल प्रांत था, इसमें भी जो है मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए क्या अलग बैठक बुलाई गई और हिंदू प्रतिनिधियों के लिए क्या अलग। और इसे कहा गया कि अगर ये लोग में से कोई भी एक व्यक्ति क्या कहता है, मुस्लिमों में से हिंदुओं में से कोई भी अगर कहता है कि विभाजन चाहिए तो विभाजन कर दिया जाएगा। और आखिरकार मुस्लिम लीग की ये मांग ही है, तो मुस्लिम प्रतिनिधि वाले लोग जो हैं क्या कहेंगे? विभाजन की बात करेंगे। इसमें कोई दो बात नहीं। इसके अतिरिक्त क्या कहा गया कि जो बलूचिस्तान प्रांत है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, सिंध प्रांत है, यहाँ पे क्या कराया जाएगा? जनमत संग्रह कराया जाएगा कि वहाँ की जनता किसके साथ रहना चाहती है। तो यहाँ की जनता ने किसका सहयोग किया? पाकिस्तान में। ठीक है।
और असम का स्पेशली जो है सिलहट ज़िला जो था वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, वहाँ भी जब जनमत संग्रह कराया गया तो ये तय हो गया कि ये किसके साथ रहेंगे, पाकिस्तान के साथ। तो ये पूरब वाला जो हिस्सा है ये क्या बना आपका, पूर्वी पाकिस्तान बना, और ये पश्चिम वाला हिस्सा जो है आपका क्या बना, पाकिस्तान बना। क्या बना, पाक। और इनकी सीमा निर्धारण के लिए जो है एक कमीशन गठित किया गया रेड क्लिफ के नेतृत्व में, और उसके द्वारा जो सीमा निर्धारित की गई भारत से अलग होकर जो पाकिस्तान बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। दूसरी बात इसमें ये कही गई कि जो देशी रियासतें हैं वो चाहें तो किस में रह सकती हैं, पाकिस्तान में रह सकती हैं, या अखिल भारत में रह सकती हैं, या अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रख सकती हैं। क्या कर सकती हैं, स्वतंत्र स्थिति बनाए रख सकती हैं। तीसरी बात ये कही गई कि जो दिल्ली में संविधान सभा की बैठक चल रही है, अगर उस संविधान सभा को जो स्वीकार संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी अलग स्थिति बनाए रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें जो हैं इसमें कही गई, और इससे क्लियर हो गया कि मुस्लिम लीग के लिए एक अलग पृथक राष्ट्र क्या होगा, बनेगा, और इसके आधार पे पाकिस्तान का क्या कर दिया गया, निर्धारण कर दिया गया। यहाँ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहते हैं। बाल्कन जो यूरोप में बाल्कन कंट्री हैं जो पहले एक थे, बाद में टूट टूट के क्या के बन गए, छोटे छोटे राष्ट्र। तो यहाँ भी भारत में क्या हो रहा है, पाकिस्तान बन रहा है, भारत से अलग। भारत है देशी रियासतों के लिए खुली अनुमति छोड़ दी गई है कि देशी रियासत चाहे तो भारत में शामिल हो जाए, चाहे तो किसमें, पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या तो अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखें। तो कहीं ना कहीं ये भी खतरा बना हुआ है कि भारत भी छोटे छोटे खंडों में क्या हो सकता है, टूट सकता है। क्या हो सकता है, टूट सकता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, माउंटबेटन प्लान को बाल्कन प्लान भी कहते हैं। ये 4 वर्ड अच्छे से ध्यान रखना। कौन कौन सा, डिकी बर्ड योजना, कौन कौन सा, 3 जून योजना, मन बाटन योजना, या बाल्कन प्लान भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, बाल्कन। और आखिरकार जब ये सारी बातें तय हो जाती हैं तो यहाँ से माउंटबेटन पूरा खाका लेके कहाँ पहुँचते हैं, लंदन पहुँचते हैं। और लंदन की संसद में जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है दोनों सदनों से पास होने के बाद आखिरकार 18 जुलाई, कब बेटा, 18 जुलाई नहीं, 18 जुलाई पे ना आए, इसी की ओर हम चर्चा कर ले थोड़ा सा। और ये जो 3 जून को जब इसने अपनी योजना प्रस्तुत कर दी किस तरीके से भारत से अलग होकर पाकिस्तान बनेगा, तो मुस्लिम लीग तो सहर्ष इसे स्वीकार कर ली। हालांकि शुरू में मुस्लिम लीग भी आनाकानी कर रही थी, क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो चाहते थे कि पूरा का पूरा पंजाब और पूरा का पूरा कौन, बंगाल जो है किसमें शामिल होगा, पाकिस्तान में। तो उस समय इन्होंने कहा, जब इन्होंने माउंटबेटन से कहा कि बोले आप क्यों कह रहे हो कि पूरा पंजाब और पूरा बंगाल जो है पाकिस्तान में शामिल होगा, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि बंगाल और पंजाब की जो क्या संस्कृति है, रहन सहन है, वो क्या है, बिल्कुल अलग है। क्या है, अलग है। और अलग होने के कारण जो है इसको जो है क्या, विभाजित ना किया जाए। तो इसी तरीके से लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि भैया पूरे भारत में जगह जगह पर विविध प्रकार की संस्कृति इत्यादि क्या है, विद्यमान है। तो फिर आप क्यों भारत विभाजन की क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, भारत। तो निरुत्तर हो गया कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना का जो उद्देश्य था वो ये था कि पूरा का पूरा पंजाब और पूरा का पूरा बंगाल जो है किसमें शामिल हो, पाकिस्तान में। लेकिन हिंदू बाहुल्य वाले क्षेत्र को जो है किसमें, भारत में। पूर्वी पंजाब को आज भी हमारे पास है, और पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये सब क्या है, पाकिस्तान के रूप में आज भी अपनी जगह विद्यमान है। और बंगाल का जो है पूर्वी हिस्सा जो है पूर्वी पाकिस्तान के रूप में 1971 की लड़ाई में किस में कन्वर्ट हो गया, बांग्लादेश के रूप में। और पश्चिम बंगाल आज भी जो है हमारे पास है। तो जब इस योजना को मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार कर लिया तो कांग्रेस किसी योजना को ऐसे ही नहीं स्वीकार कर लेती थी। आपने देखा होगा, अब तक पढ़ लिया हो, तो कांग्रेस किसी बात पे निर्णय लेने के लिए क्या करती है, अपनी कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाती है। क्या करती है, कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाती है। और 14 जून 1947 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की क्या होती है, बैठक होती है। और उस बैठक में ये निर्णय लेना है कि कांग्रेस माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि कांग्रेस जो है क्या करती थी, अपने कार्यकारिणी के सदस्यों से क्या कराती, मतदान कराती थी, कितने लोग माउंटबेटन योजना के पक्ष में हैं, कितने लोग क्या हैं, विपक्ष में।
कितने लोग पक्ष में, कितने लोग विपक्ष में। हालांकि गांधी पहले क्या तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा था कि अगर भारत का विभाजन होगा तो किसके, मेरी लाश के ऊपर होगा। मौलाना अबू कलाम आज़ाद ने भी विरोध किया, उनका कहना था कि पहले निकाह हो जाए बाद में तलाक हो। मेरी बात समझ में आए, निकाह का मतलब भैया पहले आज़ादी मिल जाए फिर बाद में। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन गई, ना चाहते हुए भी गांधी, मौलाना अबू कलाम आज़ाद जैसे लोग क्या है, बंटवारे के लिए क्या, बिना मन से, लेकिन उन्हें कहना पड़ा हाँ। तो 14 जून 1947 को कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई और इस बैठक में भारत विभाजन के प्रस्ताव को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह प्रश्न पूछेगा, कई बार पूछा गया है कि माउंटबेटन योजना भारत विभाजन से संबंधित है और कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति की जब बैठक हुई तो उस बैठक में माउंटबेटन योजना को या भारत विभाजन की योजना को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और बाद में वहाँ पर नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बेमन से गांधी जी, बेमन से मौलाना अबू कलाम आज़ाद, इन्होंने विभाजन के पक्ष में मतदान किया, माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के पक्ष में मतदान किया। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे थे जो विभाजन के लिए तैयार नहीं थे। तो विपक्ष में मतदान करने वाले जो नेता थे वो थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, यही सैफुद्दीन किचलू जिनकी गिरफ्तारी के कारण जो है जलियांवाला बाग कांड की घटना घटित हुई थी, जुलूस निकाला गया था। पुरुषोत्तम दास टंडन, खान अब्दुल गफ्फार खां जैसे लोगों ने माउंटबेटन योजना के विपक्ष में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक में, आखिरकार किसी भी तरीके से कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में ये विभाजन की योजना क्या हो गई, पास हो गई। क्या हो गई, पास हो गई। इसके बाद से लंदन की संसद में जुलाई में विधेयक, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई, कब बेटा, 18 जुलाई 1947 को भारत विभाजन योजना को, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को वहाँ के जब सम्राट ने क्या दे दी, सहमति दे दी, अपने हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड से क्या हो चुका था, पास हो चुका था। तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक वहाँ से लंदन की संसद से क्या हो गया, पास हो गया, अधिनियम बन गया। और उसी अधिनियम के तहत जो है दो डोमिनियन, एक कौन, पाकिस्तान और एक कौन, भारत। और 14 अगस्त 1947 को कौन, पाकिस्तान नामक राष्ट्र बना और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो है मोहम्मद अली जिन्ना और पहले प्रधानमंत्री कौन, लियाकत अली बने। और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड माउंटबेटन बने। अरे लॉर्ड माउंटबेटन ही तो बनेगा। फिर लॉर्ड माउंटबेटन के बाद कौन है आपका, सिर राजगोपालचारी। और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हो गया तो गवर्नर जनरल का पद क्या हो गया, समाप्त हो गया। उसकी जगह किसकी व्यवस्था की गई, राष्ट्रपति की व्यवस्था की। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा क्या है, टॉपिक है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने क्या की, घोषणा की। उस घोषणा में उसने बताया कि 30 जून 1947 तक भारत क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। और 30 जून 1948 तक भारत क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। और भारत में लॉर्ड वेवेल की जगह वायसराय बनकर कौन जाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है, ये जो भारत आता है तो ये भारत का क्या अंतिम वायसराय है, 34वां वायसराय है। भारत आने के बाद जो है ये मार्च 1947 में भारत आता है। भारत आने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों और प्रभावशाली लोगों से क्या करता है, बात करता है। और बात करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि बंटवारे के सिवा अब कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि भारत में सांप्रदायिक दंगे क्या है, विकराल रूप धारण कर चुके हैं। और अपने निष्कर्ष पे पहुंचने के पश्चात वो 3 जून 1947 को भारत विभाजन की क्या करता है, योजना प्रस्तुत करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, माउंटबेटन प्लान या डिकी बर्ड प्लान कहते हैं, या हम इसे क्या है, 3 जून योजना कहते हैं, या बाल्कन प्लान कहते हैं, या मनबाटन योजना कहते हैं। और इस योजना के तहत जो है भारत से किन हिस्सों को निकाल कर पाकिस्तान बनाया जाएगा, उसका खाका तैयार कर लिया जाता है। और फिर 18 जुलाई 1947 को भारत विभाजन की योजना को जो है क्या लंदन की संसद में यानी भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित कर दिया जाता है। और इसके तहत 14 अगस्त 1947 को कौन, पाकिस्तान। और 15 अगस्त 1947 को कौन स्वतंत्र हो जाता है, भारत हो जाता है। ये हमारा आज का टॉपिक था। और अब इस मॉडर्न हिस्ट्री में जो है कल और परसों की जो 2 दिन की हमारी क्लास होगी
वो होगी क्रांतिकारी शीर्षक से होगी। किस तरीके से क्रांतिकारी आंदोलन भारत में प्रारंभ हुए और उन क्रांतिकारी आंदोलन को देखते देखते अंतिम परिणति जो होगी क्रांतिकारी आंदोलन की वो ये होगी कि आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर लाल किले का मुकदमा। मैंने इस टॉपिक को इसलिए किनारे कर रखा कि मैं क्रांतिकारी आंदोलन के शीर्षक से पहले से लेकर अंतिम घटना तक को आपको पढ़ा दूँ। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज की ये क्लास जो है समाप्त होती है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, कमेंट किया कीजिए, कमेंट भी करा करिए। साथ ही साथ में जो है मैं और क्या सुधार कर सकता हूँ इसके बारे में भी लगातार जो है कमेंट डाल के बताया करिए आप। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। सबको नमस्कार।